Welcome to my channel guys. In this video, we will learn the remaining tags of the HTML like tables, anchor tags, images, frames, forms, etc. So let's start. First, we will learn about the tables. What is the tables? Everybody knows the tables. Tables क्या होती है जिसके अंदर row and columns होते हैं. Okay, तो HTML के अंदर how can we create a tables? We create a table using a table tag. ओके तो HTML टेबल टैग क्या करता है? HTML टेबल टैग अरेंज डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक, अदर टेबल्स एटसेट्रा इन रो एंड कॉलम ऑफ अ सेल. ठीक है, इट मींस ये डेटा को किस वे में अरेंज करता है? एक रो एंड कॉलम के वे में. ओके सो ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद अ TR. देखिए गाइज, मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जो भी इनके टर्म्स लिखे हैं, जो भी अल्फाबेट है, उसका एक मीनिंग होता है. हियर यू कैन सी TR. T इज अ टेबल, R मीन्स रो. इट मीन्स टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? TR टैग. ओके सेम ऐसे ही ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद अ TH टैग. ओके बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये बोल्ड और सेंटर होता है. Data cell is defined with a TD. TD. D here D means data. Okay. By default, the text in TD element are regular and left aligned. It means ये जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा कैसा होगा? लेफ्ट अलाइन होगा. एंड टेबल हेडर के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो सारी कैसी अलाइंड होगी? सेंटर. ओके सो नेक्स्ट इज द सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स. सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग. तो सेल स्पेसिंग क्या होता है? सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस स्पेस बिटवीन टेबल्स. सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट विद इन अ सेल. सो नेक्स्ट इज द कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट. अब आप मान लीजिए आपको चाहिए कि एक रो को, दो रो को आपको क्या करना है? स्पैन करना है, मतलब आपस में मिलाना है. ठीक है, तो उसके लिए भी क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? कॉल स्पैन एंड रो स्पैन. if we use a row span if we use a row span, then it will merge two or more rows. Okay, and call span में क्या होता है? merge two or more column into a single column. अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. here you can see we write a table. ठीक है, TABLE, we write a table, then we given देन बॉर्डर, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. देखिए, अगर सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सब होता है टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. ओके तो देखिए, मैं टेबल और सिंपल यहाँ पे एरो बंद कर देती हूँ. अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ. पहले आप इसका सिंटैक्स समझ लीजिए. ठीक है, अब एक टेबल हमने क्रिएट करी. अब उस टेबल के अंदर सबसे पहले क्या होगा? एक रो होगी. तो सबसे पहले मैंने दिया TR. इट मीन्स टेबल की रो. ओके अब टेबल की रो जो है उसके अंदर क्या होंगे? हर टेबल के अंदर एक कॉलम होता है, राइट? तो TD यहाँ क्या बता रहा है? डेटा को. ओके तो मैंने क्या किया? जितने TD मैं स्पेसिफाई करूंगी उतने कॉलम ये बना के देगा. इट मीन्स मेरी फर्स्ट रो, देखिए ये क्या है? TR. यहाँ TR क्लोज हो रहा है. इट मीन्स ये मेरी फर्स्ट रो है. इस फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे 2 TD स्पेसिफाई करे हैं. सेम ऐसे ही मैंने एक रो को क्लोज किया. देन मैंने इसमें क्या किया कि एक न्यू रो बनाई और उसमें भी सेम 2 कॉलम रखे. ओके देन टेबल को क्लोज किया. ठीक है, चलिए अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो पूरा पहले के जैसा सिंटेक्स है. अब हमने क्या करना है? टेबल क्रिएट करनी है. तो सबसे पहले वी राइट अ TABLE टेबल. अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ. सिंपल, मुझे अभी कुछ नहीं क्रिएट करना. एक हमने क्या किया था? TR. एक मैंने एक रो बनाई. ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर एक कॉलम बनाया. इस कॉलम के अंदर सपोज मैंने दे दिया
ठीक है। ओके, ये मैंने इसको क्लोज करा, या देन एक और रो बनाई, रो के अंदर फिर वैसे ही 2 कॉलम बनाए, इसमें मैंने वेजिटेबल, ओके गाइस, हमेशा अलाइनमेंट करके कोडिंग करना बहुत सही तरीका होता है, तो उससे हम अगर कहीं भी एरर होती है तो उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरर कहाँ है। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 रो बनाई, 2 रो बना के अब मैं टेबल को क्या करती हूँ, क्लोज। यहाँ आपने देखा मैंने ना तो इसका बॉर्डर दिया, ना मैंने सेल पैडिंग दी, ना सेल स्पेसिंग दी। अब आप देखिए इसके बिना भी ये टेबल को क्रिएट कर देगा। ओके, बट अट्रैक्टिव बनाने के लिए we will use the cell padding, cell spacing and border attribute also. Okay, so I'm closing the body tag. Now I'm closing the HTML tag. Right? सेव करा। अब मेरी फाइल, गाइस देखिए, इसने टेबल की फॉर्म में तो लिख दिया, बट ना तो इसके बीच में कोई लाइन है, ना कोई स्पेसिंग है। ठीक है, तो हमें चाहिए बॉर्डर बनाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर इक्वल्स टू 2 दे देते हैं। राइट, सेव किया, रिफ्रेश किया, फिर देखिए गाइस इसने बॉर्डर बना दिया। अब देखिए मैंने पहले एप्पल पोटैटो, एप्पल और ग्रेप्स ऐसे लिख दिया, अब मैं चाहती हूँ एप्पल और ग्रेप्स यहाँ आ जाए, तो मैं ऊपर इसकी हेडिंग दे दूँ एक। ठीक है, तो सबसे पहले एक और रो क्रिएट करते हैं हम लोग, उसके बाद सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में आपको बता टी आर, इस टी आर के अंदर पहली तो होगी हेडिंग, हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, सपोज मैंने हेडिंग दे दी फ्रूट। ओके, नेक्स्ट मेरी हेडिंग हो गई ठीक। ओके, नाउ क्लोज इसको। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक कॉलम बना रही हूँ वेजिटेबल का और फ्रूट का। ओके, यहाँ मैंने इसे सेव किया, रिफ्रेश। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक गलती से बाय मिस्टेक मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, वहां उसने इसे शो नहीं करा, बिकॉज मैंने इसे ओपन ही नहीं किया, तो एचटीएमएल को कैसे पता लगेगा कि इसे इसकी हेडिंग बनानी है। ओके, नाउ सी, ठीक है, देखिए ये बन गई हमारी एक टेबल। आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, बॉडी में एक आके यहाँ पे हेडिंग में ले लेते हैं H2 HTML। ओके, इसकी हेडिंग मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आपने देखा टेबल क्रिएट करना कितना इजी है। एक बार मैं आपको इसको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का कंसेप्ट को बता देती हूँ। देखिए ये जो 2 सेल दिख रहे हैं आपको, इन 2 सेलों के जो बीच का गैप है, ठीक है, एक तो स्पेसिफाई करेगा ये, और एक होता है इनके बीच का। मैं आपको करके दिखा देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सपोज मैं आपके लिए क्रिएट कर देती हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए इसने क्या किया, कंटेंट, ठीक है, इसके अंदर का जो कंटेंट है और ये सेल, इनके बीच के गैप को ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो सेल पैडिंग क्या करता है, ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो और सेल, इन दोनों के बीच के गैप को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब हम करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मीन्स गाइस सेल्स के बीच का स्पेस है। सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू, सपोज मैं 4 ही डाल देती हूँ।
देखिए क्या किया, ये सेल्स वन है, जैसे पोटैटो का सेल ये रहा, ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल जो बना हुआ है, इस रेक्टेंगल इस दोनों रेक्टेंगल के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग, सेल्स के बीच का स्पेस, सेल पैडिंग मीन्स एट्रीब्यूट, एंड सेल के बीच का स्पेस। ओके ओके, चलिए अब हमें HTML के अंदर लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए भी एक टैग होता है। ठीक है, तो HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन अ लिस्ट। ओके, तो जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम यूज क्या करेंगे, लिस्ट टैग। ठीक है ना, तो लिस्ट टैग भी क्या होता है, पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिस्ट जो है वो कितने टाइप की है। देखिए यहाँ 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। पहली हो गई अनऑर्डर, ओके, सेकंड है ऑर्डर, और दूसरी है डिस्क्रिप्शन। फॉर इज अ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग, सेम वैसे ही U मीन्स अनऑर्डर, L मीन्स लिस्ट। ओके, each list item start with LI tag, LI means list item. Okay, the list item will be marked with bullets, small black circles by default. देखिए क्या होता है कि हमें इसके अंदर ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें कौन से बुलेट्स चाहिए। अगर हम नहीं स्पेसिफाई करते तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन से आते हैं, ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं। ओके, और वो भी कैसे, ब्लैक कलर के। आप चाहे तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इसे हम कैसे देते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यू, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि हम कौन सी लिस्ट बना रहे हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर या डिस्क्रिप्शन। तो अनऑर्डर के लिए हम लिखते हैं UL, अनऑर्डर लिस्ट। अब हर लिस्ट का पर्टिकुलर अपना एक आइटम होता है, तो जितने आइटम आपको लिखने हैं उतना ही आप यहाँ पे LI टैग को लिखते जाएंगे। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे 4 आइटम लिखे हैं, इट मीन्स मैंने यहाँ पे कितने वो लिए हैं, लिस्ट आइटम 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब सेम है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर में क्या होता है, सिर्फ स्टार्टिंग चेंज होती है, बाकी लिस्ट आइटम लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। देखिए ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमेशा स्टार्ट होती है OL से। ऑर्डर लिस्ट का मतलब हम पर्टिकुलर उसे एक ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया, ABCD हो गया, या रोमन में 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर उन्हें ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर के अंदर आप बनाना ऊपर लिखिए, एप्पल नीचे लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड हो गई और ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। देखिए ये हमारी जो डेफिनेशन लिस्ट है ये कहाँ बनाने काम आती है, जब हम ग्लोसरी को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन वगैरह आपने देखे होंगे, वहां पे ये काम आती है। Okay, the definition list is very appropriate when you want to present glossary, list of terms or other name value list. The HTML defined list contain following 3 tags. इसके अंदर कितने टैग्स होंगे, 3 टैग्स। देखिए उसके अंदर हमने क्या किया था, अनऑर्डर लिस्ट मतलब UL। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ऑर्डर लिस्ट के लिए OL किया था। अब हम पढ़ रहे हैं डेस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डेस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या करेंगे, DL। ओके, तो DL से स्टार्ट होगा, DT मतलब वो टर्म जिसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, DD मतलब कि डेस्क्रिप्शन, यानी हमने जो टर्म लिखी है उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। ओके, तो जनरली ये हमें ग्लॉसरी प्रेजेंट जब करते हैं, ग्लॉसरी हम जब लिखते हैं तो वही हमारे ये काम में आती है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, देखिए मैं इसी पेज में सब कर देती हूँ। टेबल हमारी बन गई। नेक्स्ट मैंने हेडिंग डाली है HTML लिस्ट। सबसे पहले हम बना लेते हैं अनऑर्डर्ड। एक सेकंड, मैंने इसको टेबल के अंदर लिख दिया, मुझे इसे टेबल से बाहर लेना है। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हो गया UL। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में मैंने सपोज ले लिया AI।
यहाँ अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। सेम ऐसे ही एक मैं बना लेती हूँ। ऑर्डर लिस्ट। ओके, ओके, नाउ इसको रन करा लेते हैं। देखिए HTML लिस्ट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या दिया, स्मॉल ब्लैक सर्किल। ठीक है, और इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया 1 2 3, पर मैं चाहती हूँ कि हमें 1 2 3 4 ना देके मैं यहाँ पे कुछ और चाहती हूँ। तो वहां उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है कि अंदर वी यूज टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 है तो ए दे देती हूँ। ठीक है, आई कैन सी, देखिए ABC। तो हम अपने, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बुलेट्स नंबर भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो बुलेट्स को 1 2 3 4 बनाए या ABC बनाए। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला है सेम, उसमें भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, टाइप इक्वल्स टू, जहां हमें लिखना पड़ता है, इनके नाम स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, सॉरी दिस तो ये बाय डिफॉल्ट था ही, हम स्क्वायर देते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर होते हैं, अभी जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर देखिए, आप टाइप इक्वल्स टू 1 देंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर कैपिटल ए देंगे तो ABC आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे स्मॉल ए लिखेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉल ए से शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपर केस रोमन नंबर में आए तो आप यहाँ आई दे दीजिए। ये आपको दिखता है कि ठीक आ गया रोमन। ठीक है, स्मॉल आई लिखोगे तो स्मॉल आई से क्या होगा कि रोमन में स्मॉल में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। मान लीजिए मुझे रोमन ही चाहिए, रोमन नहीं चाहिए, सपोज मुझे ए चाहिए और मैं चाहती हूँ ये मेरा स्टार्ट हो एफ से, सॉरी ई से। ठीक है, 5 ई हो गया। तो देखिए हम ये भी चेंज कर सकते हैं, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई से। ठीक है, तो हम इसके सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट। ओके, सेम ऐसे ही इसके अंदर देखिए स्क्वायर होता है, डिस्क होता है, और भी इसके अंदर इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो डिस्क जो हमने बाय डिफॉल्ट डाल रखा था। ठीक है, एक इसके अंदर होता है स्क्वायर, इसके अंदर, और नेक्स्ट एक होता है इसके अंदर सर्किल। ठीक है, CIRCLE, कैन सी, दिस इज द सर्किल। ओके, और अगर आप जो भी, जैसे आपको डिस्क चाहिए तो डिस्क सेट कर दीजिए, सर्किल चाहिए तो सर्किल, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी दो तरीके की लिस्ट हो गई। नेक्स्ट इज हमारी, नेक्स्ट कौन सी थी, डिस्क्रिप्शन लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या हो गया, DL। ठीक है, उसके बाद मुझे उसकी टर्म बतानी है, किसके बारे में बताना है, तो DT। DT सपोज मैं यही ले लेती हूँ, C4 तक। ओके, मैंने कॉपी ले लिया, DT आ गया। नाउ अब मुझे इसका डिस्क्रिप्शन बताना है, तो D इज यूज फॉर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में सपोज मैंने लिख दिया ब्लैक हॉट ड्रिंक। ओके, DD क्लोज करा, आ गया। अब मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँ। आप चाहे तो 3 4 जो भी आपको जितने चाहिए उतने लिख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे एक ही आपको करके दिखा देती हूँ। रिफ्रेश, सी, देखिए एब्रीवेशन ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, ग्लॉसरी भी हम इसी तरह से लिखते हैं, कॉफी, कॉफी के बारे में बता दिया, फिर और कोई टर्म लिखी तो ये तो आता है टर्म के अंदर, और ये वाली चीज आती है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब DT टैग में, और ये आता है हमारा DT टैग।
ओके, तो लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज द इमेज टैग। ठीक है, अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेजेस के अंदर, देन वी यूज द आईएमजी टैग। आईएमजी टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट और एम्बेडेड एन इमेजेस इन अ वेब पेजेस। ओके, देन सिंटैक्स is image src equals to url and alt equals to alternate text। देखिए img टैग यूज करेंगे, src इसका एट्रीब्यूट है, src स्पेसिफाई द सोर्स। सोर्स मतलब हमने वो इमेज कहाँ से लिया है, और यूआरएल हो गया उसका एड्रेस, या सिंपल अगर हमारी इमेज का हम नाम लिख देते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो कहीं और है जहाँ हमारा HTML का फोल्डर है, जो भी हम HTML वेब पेज बना रहे हैं उसके फोल्डर के अंदर है, तो हम सिंपल उसका नाम लिख सकते हैं इमेज का। लेकिन अगर ये इमेज कहीं और है हमारे सिस्टम में, तो हमें पूरा एड्रेस स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। ऑल्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट। देखिए क्या होता है, कई बार है ना नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं तो इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती, बट अगर इमेज के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, माउस का कर्सर अगर आप उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे ये किस टाइप की इमेज है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, इमेज एसआरसी। देखिए मैंने इमेज का नाम लिखा, आर्ट मतलब ये किस चीज की पिक्चर है, बर्ड की पिक है। ओके, अगर हम चाहे तो उस इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो पूरे पेज में भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की जो इमेज डाउनलोड कर रखी है या उसका डायमेंशन क्या है। ओके, तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, फिर से मैं हेडिंग डाल देती हूँ, H2 HTML इमेज। क्या लिखते हैं हम, IMG, ठीक है, SRC इक्वल्स टू, मेरी एक पिक इसमें रखी हुई है, पिक डॉट JPEG के नाम से। चेक कर लेते हैं, अगर अभी आ जाएगी तो इट मीन्स ये, और मैंने उसे बर्ड की पिक ले रखी, बर्ड पिक। ठीक है, हाइट और वो मैं अभी नहीं दे रही हूँ। इमेज टैग क्या होता है, ये ओपन टैग होता है। तो नाउ ये देखिए बर्ड पिक अभी आई नहीं है, इट मीन्स इसका एड्रेस कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इसका एड्रेस चेक कर लेती हूँ। देखिए क्या है, JFIF5। देखिए आ गया। तो हमने यहाँ क्या किया, पिक डॉट एक्सटेंशन आपका वही होना चाहिए जो कि आपने इमेज डाउनलोड करी है, वो किस टाइप की है। ठीक है, अभी वैसे मैंने मेरी पिक थी JFIF की। ठीक है, देखिए पहले मेरी पिक आ नहीं रही थी क्योंकि मेरी पिक मैंने यहाँ JPG एक्सटेंशन दिया था, बट आप यहाँ पे आके अपनी एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। मेरी इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, JFIF, तो मैंने डॉट JFIF लगा दिया, उससे क्या हुआ, इमेज शो हो गई। देखिए हो गई। आप चाहे तो इसकी हाइट वेट वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट टैग की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एंकर टैग। देखिए एंकर टैग होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। ओके, तो HTML एंकर टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक दैट लिंक वन पेज टू अनदर, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड द हाइपरलिंक। मीन्स आपने दो पेज बनाए, सपोज मैंने एक टेबल का पेज बनाया और एक मेरा फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो जो टेबल है उसमें मेरी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो फर्स्ट पेज है वहां पे मैंने स्टूडेंट नाम का एक एंकर टैग बना दिया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो मेरा कहाँ पहुंचेगा, उस टेबल में जहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। इट मीन्स मेरे सेकंड पेज को, टेबल वाले पेज को फर्स्ट पेज से जब मैंने कनेक्ट किया, देन वी यूज एंकर टैग। ओके, दैट इज कॉल्ड द हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक, एंकर टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स वन पेज टू अनदर पेज। ओके, देखिए गाइस, अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है या कहीं भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं उतना इजी वे में एक्सप्लेन करूं। ओके। क्रिएट हाइपरलिंक टू अदर वेब पेजेस एज वेल एज फाइल लोकेशन और एनी यूआरएल। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पेज मेरा वेब पेज ही हो। इट मीन्स जब मैं एंकर टैग बना रही हूँ तो उस पर क्लिक करके मैं कोई फाइल भी खोल सकती हूँ, किसी लोकेशन पे भी जा सकती हूँ या कोई भी यूआरएल भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि वो वेब पेज ही हो। ओके। तो इसके अंदर मेन जो होता है वो होता है एच आर ई एफ एट्रीब्यूट। तो ये जो एच आर ई एफ एट्रीब्यूट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है HTML एंकर टैग के अंदर। ये क्या करता है, लिंक करता है डेस्टिनेशन पेज को हमारे पेज के साथ। ओके। href attribute is used to define the address of the file to be linked। जो भी फाइल लिंक हो रही है उसके एड्रेस को स्पेसिफाई कौन करता है, href attribute। ठीक है। इट मीन्स आप यू कैन से द इट पॉइंट आउट द डेस्टिनेशन पेज। ओके। देन सिंटैक्स, पहले एंकर टैग के लिए ए यूज होता है। HREF मतलब हाइपर, इस चीज का रेफरेंस। REF हियर, REF मीन्स रेफरेंस। तो रेफरेंस कौन बता रहा है, HREF एट्रीब्यूट। यहाँ वो यूआरएल आएगा कि जिसे हमें ओपन करना है। ओके। देखिए इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट के अंदर बहुत सारे वैल्यूज होती है, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, फ्रेम नेम। ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है, टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट लिंक है इसके साथ वो कहाँ ओपन होना है। ठीक है। तो वो कौन स्पेसिफाई करता है, टारगेट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। सॉरी, एग्जाम्पल है, सिंटेक्स बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे HREF के अंदर मैंने एड्रेस दिया www.google.com। इट मीन्स जब ये टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, www.google.com पे पहुंच जाएगा। टेक्स्ट मेरा वो क्या है, वो टेक्स्ट है जो हाइपरलिंक बना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, google.com पे। अब टारगेट ब्लैंक का मतलब ये है कि किसी न्यू विंडो में इसे ओपन करेगा। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या है, ये क्या करता है, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और टैब। अंडरस्टूड। मतलब जो भी हमारा लिंक डॉक्यूमेंट था उसे कहाँ ओपन कर रहा है, न्यू विंडो में या टैब के अंदर। सेल्फ का मतलब होता है कि सेम फ्रेम जिसमें ये क्लिक किया गया, इट मीन जहां पे मेरा ये टेक्स्ट मैंने क्लिक किया है उसी के अंदर ये उस पेज को खोल देगा। ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम एज इट वाज क्लिक। ओके। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेल्फ होता है। टारगेट अगर आप नहीं भी स्पेसिफाई करते तो बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ ही होता है। नेक्स्ट होता है पेरेंट। पेरेंट के अंदर क्या करता है कि जो हमारा लिंक डॉक्यूमेंट है वो कहाँ ओपन होता है, इन पेरेंट फ्रेम के अंदर। ओके। टॉप के अंदर क्या होता है कि ये होता है फुल बॉडी ऑफ द विंडो। पूरी बॉडी, विंडो की जो पूरा पार्ट जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर ये ओपन करता है इसे। ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज द फ्रेम नेम। ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द नेम्ड आई फ्रेम। ओके। फ्रेम का कंसेप्ट मैं अभी इसी वीडियो के अंदर आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सिंपल मैंने दिया ए HREF इक्वल्स टू, मैं अभी google.com डाल देती थी, मेरे पास और पेजेस बने हुए नहीं है। ठीक है। टारगेट मैं नहीं दे रही जिससे सेल्फ आपको बता देगा कि सेल्फ। ठीक है। एक और बना देती हूँ, HREF इक्वल्स टू, एक मेरा पेज, मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं है कि पेज है या नहीं है, अभी सर्च कर। इसके अंदर मैं टारगेट स्पेसिफाई कर देती हूँ। तो देखिए मैंने टारगेट में इसको एक ब्लैंक दे देती हूँ, ये न्यू विंडो में ओपन कर देगा। ओके। इस तरीके से देते हैं टारगेट। इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही इसे स्पेसिफाई कीजिए। देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा। ओके। अब मैंने कितने, दो एंकर टैग बना दिए। तो देखिए, देखिए यहाँ पे एंकर टैग शो क्यों नहीं हुआ,
एंकर टैग इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने हाइपरलिंक टेक्स्ट तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो मैं हाइपरलिंक टेक्स्ट देना भूल गई थी। यहाँ पे आ गया गूगल और यहाँ पे आ गया मेरा HTML पेज। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग या कोई भी स्क्रिप्टिंग या कुछ भी प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल करने के बाद ही उसे सीख पाते हैं, क्योंकि हमें एरर का पता ही नहीं होता कब कौन सी आ जाए। जब हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं तो 10 एरर आती है, फिर हम उसे फाइंड आउट करते हैं, तब हमें लर्न होता है कि हाँ, ये एरर ऐसे करने से आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरा एंकर टैग नहीं आया तो मुझे तुरंत पता लगा कि मैंने टेक्स्ट ही नहीं लिखा। ओके, चल आ गया। देखिए, अब गूगल पे मैंने टारगेट नहीं दिया था। ठीक, क्या किया इसने, बिकॉज मेरा अभी नेट ऑफ है, इस वजह से ये इसके अंदर नहीं दिख पा रहा। ओके, अब देखिए इसने नई टैब नया सेल्फ है मतलब उसी के अंदर खोल दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए HTML पेज, ये मैंने क्या, ये मेरा एक HTML पेज बना हुआ था। ठीक है, वो इसने ओपन कर दिया और देखिए क्या किया, मैंने इसे टारगेट ब्लैंक दिया था, इट मीन इसने न्यू टैब के अंदर इसे खोल दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस था टारगेट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टैग है फ्रेम। देखिए, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम क्या करता है, जो हमारा ब्राउजर विंडो है, ठीक है, उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करता है। ओके, तो फ्रेम आप समझ सकते हैं जैसे फोटो फ्रेम होता है, तो फ्रेम हो गया आउटर पार्ट। ठीक है, तो जो भी वेब पेजेस हम डालेंगे वो हो गई उसकी एक्चुअल फोटो। फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं, तो जो हमारा वेब पेज है वो एज अ फोटो मान के चलिए और फ्रेम हमारा उसका आउटर पार्ट। ओके, तो ये HTML frame are used to divide your browser window into multiple sections where each section can load a separate HTML document. ओके, तो ये क्या करता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जितने फ्रेम आप क्रिएट करेंगे उतने पार्ट में, और हर पार्ट के अंदर एक HTML डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, आपने देखा होगा साइट्स वगैरह में भी एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट में जब आप क्लिक करते हैं, तो जब हम क्लिक करते हैं, सपोज कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है, तो कॉन्टेक्ट अस पे जब आपने क्लिक करा तो राइट साइड में देखते हैं आपका विंडो चेंज नहीं होती है, राइट साइड में ही वो डिस्प्ले हो जाता है। राइट, ठीक है, तो उस जगह ये फ्रेम काम आता है। ओके, तो फ्रेम सेट सॉरी फ्रेम यूज करने के लिए सबसे पहले वी यूज अ फ्रेम सेट टैग इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग। इट मीन्स हम बॉडी टैग का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रेम सेट टैग को लिखते हैं। ओके, द फ्रेम सेट टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडोज इनटू फ्रेम्स। फ्रेम सेट टैग क्या डिफाइन करता है कि कैसे हमारी विंडो फ्रेम्स के अंदर डिफाइन होगी। इट मीन फ्रेम सेट मतलब हो गया फ्रेम का सेट, यानी हम इसके अंदर जितने फ्रेम्स रखेंगे, एक फ्रेम सेट के अंदर मैंने जितने फ्रेम्स रखे हैं उतने फ्रेम्स मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, या यू कैन से वेब पेज के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेम सेट सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है। ओके, इसके अंदर हमारे टू एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी यूज टू एट्रीब्यूट। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ रोज। रोज एट्रीब्यूट टैग डिफाइन द हॉरिजॉन्टल फ्रेम। ठीक है, जैसे लाइक दिस 4 इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रेम। calls attribute define vertical frame. Here you can see 1, 2 and 3 are the vertical frames. Okay, तो अगर हमें जो vertical frame बनाने हैं, then we use the calls attribute. If we want to make a rows horizontal frame, then we use a rows attribute. Okay, each frame is indicated by frame tag and it defines which HTML document shall open into the frame. इसका मतलब ये है गाइस कि हमने फ्रेम सेट के अंदर, देखिए ये मेरा पूरा एक फ्रेम सेट है, इसको मैंने डिफाइन किया फ्रेम सेट से। अब इसके अंदर कितने फ्रेम बनाए, 1, 2, 3 एंड 4। इट मीन्स मुझे कितने फ्रेम लिखने होंगे, कितने फ्रेम टैग का यूज करना पड़ेगा, 4 का। ओके, तो जितने मेरे फ्रेम टैग हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कितने फ्रेम इस फ्रेम सेट के अंदर मैंने बनाए हैं। ओके, और हर एक फ्रेम क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा है। ओके, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। HTML हेड, टाइटल, हेड, ये तो पहले की तरह ही है। देखिए इसमें बॉडी का यूज नहीं होगा।
ओके। अब सबसे पहले मैंने लिखा फ्रेम सेट, अब मैंने एक फ्रेम सेट को डिस्प्ले करा। ठीक है, तो फ्रेम सेट के अंदर मैंने क्या किया, 2 रोज बनाई। ओके, कितनी रोज बनाई मैंने, 2 रोज बनाई। 50-50 में उसे डिवाइड कर, इट मीन जो मेरा पूरा विंडो जो मुझे सामने डिस्प्ले हो रही है उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला मैंने किया 50 ऊपर, फिर नेक्स्ट किया 50। देखिए सी, जैसे ये था मैंने इसी की कोडिंग लिखी है। ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ये मेरा हो गया 50% वन रो और 50% सेकेंड रो। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट जो मेरा फ्रेम है उसके अंदर आके कितने फ्रेम क्रिएट करे, 3। ओके, तो यही देखिए मैंने यहाँ क्या किया है कि मैंने पहली रो, बाय डिफॉल्ट पहली रो के अंदर फिर एक फ्रेम सेट बनाया, उसमें मैंने बनाए कॉलम के 3, 30%, 30%, 40। आप कितना भी स्पेसिफाई करते हैं जितना आपको उसकी लेंथ या विड्थ रखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितने बनाए, 3। देखिए 1, 2 और लास्ट वाला मैंने 40% दिया तो ये इन दोनों से बड़ा हो गया। ओके, अब मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया 3। इसके अंदर मुझे एड्रेस बताना है कि किस पेज को ओपन करना है, तो उसके लिए वी यूज फ्रेम टैग। ओके, देखिए इस फ्रेम सेट के अंदर 3 मैंने वो बना दिए, फ्रेम सेट कर दिए। अब पहले के अंदर मुझे SRC मतलब सोर्स किस पेज को डिस्प्ले कराना है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा। देखिए हर फ्रेम का नेम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो टारगेट हमें बताना होता है कि हम उस पेज को किस फ्रेम के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अगर हमें उसका नाम पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि उस पेज को इस फ्रेम के अंदर हमें पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर ओपन करना है। अगर मेरे को सपोज मेरे 1 के अंदर मैंने कोई लिंक बनाया फ्रेम 1 के अंदर, ओके नोटिस कीजिएगा 1 जो मेरा फर्स्ट फ्रेम है उसके अंदर मैंने क्या किया, एक लिंक बनाया कॉन्टेक्ट अस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक एंकर टैग बनाया। ओके, अब मैं चाहती हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट अस कहाँ ओपन हो, यहाँ पे। तो टारगेट में मैंने इसका नाम सपोज दे दिया 4, तो टारगेट में मैं क्या दूंगी 4। ओके, तो इसलिए हमें नेम स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिए कि यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं करेगा। नेक्स्ट का नाम मैंने दे दिया 3। ठीक है, तो मैंने 3 फ्रेम बना दिए, किसके अंदर, एक फ्रेम सेट बनाया मैंने फर्स्ट रो के अंदर। ओके, अब देखिए नीचे मेरी क्या है, तो नीचे मेरी क्या है, सिंगल रो, तो मैंने इसके अंदर और कोई डिवाइड, इस फ्रेम को और डिवाइड नहीं किया। देखिए सिंपल मैंने एक फ्रेम दे दिया और ऐसा ऐसे करके इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मैं प्रैक्टिकल करवाती हूँ, उससे आपको इजीली इसको समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से सिंपल कॉपी भी कर सकती हूँ, बट कॉपी करने में क्या होता है गाइज, आप लोगों को जब एरर आती है, जब आप लोग टाइप करते हैं तो एरर आती है, वो आपको पता नहीं चलेगी। अदरवाइज वीडियो छोटा भी हो सकता है अगर मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, पर वो मैं नहीं करूंगी। मैं आपको सारी स्टेप्स कर करके दिखाऊंगी जिससे कि अगर कोई एरर आती है तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सके, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर एरर को फाइंड आउट करना भी एक मेजर टास्क होता है। यहाँ हेड क्लोज हो गया, देखिए अब इसके अंदर बॉडी नहीं आएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेम सेट लिखेंगे, फ्रेम सेट, फ्रेम सेट के अंदर मैंने रोज डाल दी। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल यही दिया है, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 50% कॉमा 50% दे रहे हैं तो दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होना जरूरी है, अलग अलग मत करिएगा, अलग अलग करने से क्या एरर आ जाती है। ओके, तो मैंने एक फ्रेम सेट बनाया जिसके अंदर मैंने 2 पार्ट में 2 रोज में इसे डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट रो के अंदर मैं चाहती हूँ फिर से फ्रेम सेट बनाना। ठीक है, अब वो फ्रेम सेट के अंदर मैंने सपोज बना दिया कॉज। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैं कर देती हूँ सपोज 40% ये फर्स्ट वन, कॉमा
20% हो गया। सेकंड, मैं 4 कॉलम बना देती हूँ, ठीक है। तो गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल 100 होना चाहिए, इनका एडिशन 100 के इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी दे रहे हैं 80% प्लस 30%, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन को हर चीज का 100% होता है, 100% से ज्यादा नहीं होता है, ओके। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। अब हर किसी के अंदर बताऊंगी कौन सा फ्रेम मुझे डालना है, तो उसके लिए वी यूज फ्रेम टैग, ओके। फ्रेम नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने ONE1 की डाल दिया, ठीक है। SRC में अभी मेरे को पास, अभी हमने कौन सा पेज बनाया था, HTML2 के नाम से डाल देते हैं, फिर मैं चेक कर लूंगी डॉट, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, वहां से चेक करके मैं इसमें पेज का नाम डाल दूंगी, HTML। एक मैं यहाँ पे अभी, ओके, देखिए मैंने 4 इसके अंदर बना दिए। अब मैं पहले फ्रेम सेट को क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट फ्रेम सेट, नेक्स्ट मेरा सिंपल, मुझे उसमें और कोई सेट नहीं बनाने, तो नेम इज इक्वल टू मैं बॉटम ही डाल देती हूँ, ओके। SRC मैंने यहाँ ब्लैंक किया और फ्रेम सेट को क्लोज। इसके अंदर गाइस बॉडी टैग नहीं आता है, ध्यान रखिए। सेव करा, फ्रेम नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। HTML पेज और HTML2, ओके। चलिए इसे रन करा लेते हैं। HTML फ्रेम के नाम से बनाया था मैंने, देखिए। देखिए गाइस, इसके अंदर क्या हुआ, 2 रोज में तो डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो हमने ये लिखा था कि 2 रोज वाली लाइन, वो तो सही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कॉलम में गड़बड़ कर दी। तो लेट्स चेक, सी यहाँ पे एस, ठीक है। मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देती हूँ, देखिए आ गया। तो क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, ओके। तो मैंने क्या गड़बड़ करी थी, मैंने कॉल लिख दिया था कॉल्स के बजाय। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देती गाइस, तो आपकी जैसे खुद टाइप करते, जब एरर आती है तो आपको पता नहीं लगता। इसलिए टाइप करके ज्यादा बेस्ट होता है बजाय कॉपी पेस्ट के। ये तो हम लर्न नहीं कर पाते कि हमारी एरर कहाँ है। तो अभी देखिए मेरी रोज बिल्कुल सही डिवाइड हो गई थी, तो मुझे पता है कि मेरी रोज वाले में कहीं एरर नहीं है, बट मेरे कॉलम में कहीं ना कहीं एरर थी, क्योंकि मेरे कॉलम नहीं डिस्प्ले हो रहे थे, ओके। और देखिए ये क्लोजिंग के लिए होता है, ये होता है क्लोजिंग के लिए, क्योंकि ये क्या है, ओपन टैग। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और अगर लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने इसमें लगाया है, इनमें नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट जो है इसमें मेरा कौन सा पेज आ गया, HTML2, जो मैंने अभी अभी बनाया था, सारा टेबल लिस्ट, ठीक है, ये सब बनाया था, ओके। और इसके अंदर क्या है,
ये कौन सा पेज आ गया, जो मैंने दूसरा पेज फर्स्ट वीडियो के अंदर बनाया था। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरा कोई एंकर टैग है, ये वाला HTML पेज, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं टारगेट ये वाला लिख दूंगी, जो मेरा 4 वाला है, बॉटम वाला, तो ये पेज कहाँ डिस्प्ले होगा, बॉटम के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पे मैं टारगेट ब्लैंक हटा देती हूँ, और यहाँ मेरा टारगेट हो गया, फ्रेम का क्या नाम था, बॉटम। ठीक है, देखिए आ गया। इसलिए हमें फ्रेम का नाम देना मस्त है, क्योंकि मैंने क्या किया, अब मैंने टारगेट ब्लैंक हटा के मैंने बॉटम दे दिया, तो मैंने जब इस पे क्लिक करा तो कहाँ डिस्प्ले हो गया, बॉटम फ्रेम के अंदर। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है गाइस, ये तो हो गया हमारा फ्रेम। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, या कोडिंग में कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, या कहीं भी एरर आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ। ठीक है, फॉर्म में कुछ रह भी जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबको कवर करने का मतलब है बहुत सारे वीडियो बनाना। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि वह कैसे, कहाँ, कब यूज हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं छोटे मोटे टैग को। और जब आप, मैं एक साइट बनवाऊंगी इसके बाद, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी जितने एट्रीब्यूट्स, जितने टैग मोस्टली मैं यूज कर सकूं, सब यूज करूंगी। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ, दैट इज फॉर्म। देखिए फॉर्म क्या है, सिंपल फॉर्म जो यूजर से डेटा लेने के लिए काम आता है। फॉर्म एक्चुअली करता क्या है, फॉर्म कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द यूजर। For example, in user registration form, we collect information such as name, email address, credit cards, etc. Okay. अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है तो why we use a credit card. Okay. नेम, ईमेल एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गई। ओके, तो हर फॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर फॉर्म के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम डेटा यूजर से क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म क्या है, फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे फॉर्म और फॉर्म टैग। ठीक है, उसके डिफरेंट कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स का मतलब देखिए गाइस वही होता है, जैसे बटन, बटन एक क्या है, कंट्रोल है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एक कंट्रोल है। ओके, तो जो हमारे जितने भी फॉर्म पे सामने हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी, जैसे हमें एक बटन डिस्प्ले हो रहा है, चेक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, तो वो सारे के सारे क्या है, कंट्रोल, यानी जितने भी ऑप्शंस अगर हमें सामने दिख रहे हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। ओके, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हो गया एक्शन, मेथड एंड टारगेट। टारगेट के अंदर ही हमारा फॉर्म कहाँ को ओपन होगा, मेथड, दो मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। ठीक है, ये सब मैं जब आपको CSS पे वर्किंग करना सिखाऊंगी, तब आपको इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। कि हम ये जान लेते हैं, मेथड दो हो गए, ऐसे सेम एक्शंस होते हैं। ओके, तो 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हो गए। नेक्स्ट है इनपुट, इनपुट टैग, इसके बारे में भी हम रीड करेंगे। यूज टू डिफाइन कंट्रोल ऑन फॉर्म, मतलब कि ये जो कंट्रोल्स की हम बात कर रहे हैं, बटन की, टेक्स्ट की, चैट बॉक्स की, इसको हम किस तरीके से फॉर्म में डिस्प्ले करवाएंगे, कैसे हम इसे यूज करेंगे। अब इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनकी एक वैल्यू होती है, साइज होता है, टाइप हो गया, मैक्सिमम लेंथ हो गई। ओके, तो ये क्या होता है कि जब हम थ्योरी को बोलते जाते हैं तो अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक कि हम इसका प्रैक्टिकल ना करें। ओके, तो हम एक एक चीज को लेके चलते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। पहले है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इनपुट यूज ऑन फॉर्म। 3 टाइप के टेक्स्ट इनपुट होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन। देखिए जब जैसे हम किसी फॉर्म में अपना नाम डालते हैं, तो क्या है, वो सिंगल लाइन में आता है। ओके, पासवर्ड देखिए आप जब डालते हैं तो उसके लिए अलग से होता है कि पासवर्ड। देखिए पासवर्ड कभी डिस्प्ले नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पासवर्ड टैक्स इनपुट। ठीक है, मल्टी लाइन हमारा कहाँ यूज होता है, मल्टी लाइन टैक्स इनपुट कंट्रोल यूज होता है जहां हम एड्रेस करते हैं, जहां हमें एड्रेस डालना हो, क्योंकि हम एक लाइन में तो एड्रेस को स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम वी यूज है मल्टी लाइन टैक्स इनपुट।
एंड पासवर्ड के लिए वी यूज पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, एंड फॉर नेम एंड सिंगल लाइन के लिए वी यूज अ सिंगल लाइन टैग्स इनपुट कंट्रोल। ओके, अब देखिए इसे देते कैसे हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, मतलब इनपुट टैग क्या कर रहा है, इनपुट टैग इनपुट ले रहा है उससे, यूजर से, ठीक है। अब वो किसके थ्रू ले रहा है, वो स्पेसिफाई करता है टाइप एट्रीब्यूट, अंडरस्टूड। इनपुट टैग इनपुट लेता है यूजर से, और टाइप एट्रीब्यूट ये बताता है कि वो किस टाइप के कंट्रोल के थ्रू इनपुट लेगा यूजर से। तो यहाँ मेरे पास कौन सा है, टैग्स इनपुट कंट्रोल। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया, टैक्स। ओके, सबका सिंटेक्स सेम है, सिर्फ टाइप इक्वल्स टू हम जो भी हमें कंट्रोल यूज करना है उसका नाम दे देते हैं। ओके, जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल भी इसलिए इसमें शो करा है, यूजर का नाम, यूजर का नाम क्या होगा, एक लाइन का होगा, ठीक है। तो टाइप इक्वल्स टू क्या हो गया, टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ भी सेम नेम देने का जो मकसद है, नेम, देखिए यहाँ भी जो मैंने नेम दिया है वो भी इसलिए दिया है कि कब कहाँ हमें क्या डिस्प्ले कराना है। जैसे अभी फ्रेम के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि बॉटम मैंने उसका नाम दिया, तो मुझे वो वैल्यू वहां से वहां दूसरे नीचे बॉटम में डिस्प्ले करानी है। सेम ऐसे ही नेम हम तब देते हैं कि मुझे इसकी वैल्यू को स्टोर करके, देखिए कोडिंग जब आप करोगे ना तो उसके अंदर एक काम आएगा कि किस कंट्रोल की वैल्यू को आपको उठाना है, तो हम वहाँ इसके नेम का यूज करेंगे, यू नेम का टेक्स्ट, मतलब कि जो हमारा यू नेम नाम है जिसका, उसके टेक्स्ट को मुझे उठाना है। तो इसलिए गाइस नेम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोडिंग के वक्त ये काम आता है, सिंगल डिस्प्ले के वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फॉर्म में तो हमें हमेशा उसका डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो ऑलवेज यूज नेम एट्रीब्यूट। ओके, सो अब देखिए पासवर्ड के लिए मैंने क्या लिखा, बस टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड कर दिया, ठीक है। br मैंने ब्रेक रो के लिए दिया जिससे कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शो हो जाए। अब देखिए एड्रेस, एड्रेस के लिए होता है टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए अलग होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मुझे बताना है कि मुझे कितनी रोज चाहिए, तो रोज इक्वल्स टू हो गया 4, और कॉलम मैंने 10 दे दिया। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहे दे सकते हैं, रोज 3 भी दे सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, कॉलम 2 या 3 10। ओके, एंड एंटर द टेक्स्ट, ये मैंने अपने हिसाब से दे दिया कि ऊपर है उसको गाइड, उसको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या डालना है। आप एंटर एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड टेक्स्ट एरिया फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज द चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स कंट्रोल क्या करता है, देखिए आप पहले, सबसे पहले देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ टाइप इज इक्वल टू आपको कंट्रोल का नाम लिखना है, बाकी सारा सिंटेक्स सेम होता है। ओके, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, राइट। डिस्प्ले अ चेक बॉक्स, आप अगर मुझे चेक बॉक्स को डिस्प्ले कराना है, देन वी यूज अ टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स हम कब यूज करते हैं, फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस। इट मीन्स अगर मुझे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना या बहुत सारी चॉइसेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, देन वी यूज अ चेक बॉक्स, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसके अंदर इनपुट टाइप इक्वल्स टू वही चेक बॉक्स हो गया, नेम इज इक्वल टू HTML, देन HTML उसके आगे का टैग आ गया। ओके, देखिए फॉर्म के अंदर लिख दिया मैंने इसे, मैं अभी प्रैक्टिकल करते हुए चलती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। रेडियो बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल के अंदर क्या है, सिंपल टाइप इज इक्वल टू रेडियो। रेडियो हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें वन, एक चॉइस सेलेक्ट करनी हो, जीरो नहीं। ये मस्ट होता है, रेडियो बॉक्स कंट्रोल के अंदर मस्ट होता है कि आपको वन सेलेक्ट करना जरूरी है। लेकिन चेक बॉक्स के अंदर आप चाहे कुछ भी सेलेक्ट मत करिए या मोर देन वन करिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन रेडियो के अंदर आपको मस्ट है कि या तो जैसे मेल फीमेल का मैंने एग्जांपल दिया, भाई कोई मेल होगा या फीमेल होगा, इन दोनों में से होगा, तो आपको एक चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, सॉरी, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं HTML। सपोज हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाल देते हैं, ठीक है। ओके,
अब देखिए, सबसे पहले मुझे फॉर्म स्टार्ट करना है, तो उसके लिए वी यूज अ फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग आ गया। अब फॉर्म टैग के अंदर मुझे क्या डालना है, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यूजर का नाम। ठीक है, तो आप चाहे तो देखिए इसे लेबल में भी डाल सकते हैं, इसमें ना लेबल एट्रीब्यूट भी होता है, पर मैं जनरली इसी टाइप से डालती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो लेबल यूज कर सकते हैं, यूजर नेम। अब यूजर नेम के आगे मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, तो उसके लिए वी यूज अ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, किस टाइप का होगा, टेक्स्ट। ठीक है, हो गया। मैंने आपको बताया था कि इसका नेम डालेंगे, तो नेम मैंने सपोज यू नेम डाल दिया, यू नेम। ओके, और मैंने एग्जाम्पल इसमें दिया। नेक्स्ट ले लिया मैंने पासवर्ड। ओके, पासवर्ड मेरा आ गया इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, मैं पास डाल। ओके, नाउ क्लोज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको अगर आप ब्लैंक भी छोड़ते, फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी लगाते, तो भी कोई एरर नहीं आती। ओके, नेक्स्ट इज अ एड्रेस। मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे कंट्रोल्स का यूज कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे रोज लेनी है, 5 रोज ले ली मैंने, और मैं कॉलम ले लेती हूँ, कॉल इक्वल्स टू 8 ले लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एंटर, और यहाँ पे आके मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बॉडी क्लोज कर दो, और नेक्स्ट क्लोज कर दो HTML। नाउ सेव, इसका हो गया HTML फॉर्म डॉट HTML। ओके, अब इसे रन करा लेते हैं। देखिए क्या हुआ, यूजर नेम के आगे ये आ गया, पासवर्ड के आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक BR नहीं दिया, तो एड्रेस कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया। ठीक है, तो हम चेंज कर लेते हैं इसे। यहाँ मैं एक दे देती हूँ BR, ठीक है, फिर एक और BR दे देती हूँ। ओके, एंटर टैग एड्रेस अगर आप देना चाहें, जैसे आता है ना कई जगह लिखा हुआ आता है कि सेलेक्ट दिस वन, है ना, तो उस तरीके से आप यहाँ ही दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे रख भी सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉलम बढ़ा देती हूँ, क्योंकि एड्रेस बहुत छोटा आ रहा है, इसमें कर देती हूँ 20। ओके, अगर आप चाहिए तो इसे लेबल में भी दे सकते हैं,
या बिना लेबल के भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो पासवर्ड को मैं लेबल में भी दे सकती हूँ। मैं आपको यहीं पे एक बार करके दिखा देती हूँ लेबल का भी। लेबल के लिए यूज अ लेबल टैग, ठीक है, लेबल। और मुझे लेबल क्या लिखना है, सपोज पासवर्ड भी लेबल के अंदर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं लेबल के अंदर, ठीक है, और इसे क्लोज कर दें। बस सिंपल लेबल के अंदर इसे डाल दीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लेबल में डालिए चाहे इसे ब्लैंक लिखिए, कोई भी मत। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है चेक बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। तो मैं इसमें सिंपल हेडिंग डाल देती हूँ, चेक चेक बॉक्स की बजाय मैं इसमें हेडिंग डाल देती हूँ चॉइस, ठीक है। VR यहाँ मैंने हेडिंग में ले लिया, सपोज हेडिंग के अंदर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, सिर्फ इसलिए मैं इनकी हेडिंग्स डाल रही हूँ। ओके, फॉर्म विथ चेकबॉक्स। ओके, आप चाहे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सबसे पहले क्या है, चॉइस। चॉइस ले लेते हैं हम। चॉइस में मुझे क्या लेना है, चॉइस में मुझे लेना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अब मुझे चेकबॉक्स यूज करना है तो सिंपल मैं यहाँ डाल दूंगी चेकबॉक्स, ठीक है। फिर वही नेम इक्वल्स टू मेरा, ये सपोज इसमें मुझे क्या वैल्यू लेनी है उस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू, देखिए वैल्यू क्या काम आती है, जैसे मान लीजिए चेक बॉक्स में आपको, आप किसी रेस्टोरेंट का फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपने सेलेक्ट किया, सपोज कॉफी सेलेक्ट करी है, टी सेलेक्ट करी है, तो ये क्या करता है, उसकी वैल्यू उठाएगा कि मतलब जो चेक बॉक्स आपने सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जैसे उसकी वैल्यू सपोज डाल दी मैंने कॉफी, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू कॉफी ही ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें वैल्यू टैग का यूज करते हैं। अब ये क्लोज हो गया। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे वो टेक्स्ट जो मुझे सामने डिस्प्ले होगा, जिसमें मुझे टिक करना है, HTML। नाउ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे। ओके, ठीक है। अब हम बना लेते हैं रेडियो बटन, H2 और रेडियो बटन। देखिए ये जो मैं बीच में हेडिंग डाल रही हूँ ना, फॉर्म विद चेक बॉक्स रेडियो बटन, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपका चेक बॉक्स है और अब आपके रेडियो बटन की कोडिंग शुरू है, ठीक है। सेम वैसे ही मुझे क्या लेना है, इनपुट टाइप इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, इसकी मैंने टाइप इज इक्वल टू कर दिया रेडियो। ओके, नीचे भी सेम, ठीक है। नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, वैल्यू सपोज इसकी तो हो गई मेल, और नीचे अब इसका नेम भी चेंज कर देती हूँ, कि क्या चीज स्पेसिफाई कर रहा है, जेंडर, सेम ऐसे ही, ठीक है, आ गया। अब देखिए फॉर्म भी चेक बॉक्स और रेडियो बटन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ डाला है। चॉइस आ गई, चॉइस आ गई इसकी। तो हमने कौन कौन से कंट्रोल्स कर लिए, टेक्स्ट के कर लिए कंट्रोल, ठीक है, चैट बॉक्स कंट्रोल कर लिया और रेडियो बटन वाला कर लिया। आप चाहें तो इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको नीचे रखना है तो VR लगा दीजिए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जेंडर, चॉइस, अगर आप चाहते हैं इन्हें बोल्ड भी करना, बड़ा करना, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल इसमें H2 टैग देके, H1 टैग देके भी इनके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। देखिए सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल कब यूज होता है, यूज टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आपने ड्रॉप डाउन देखा है, तो ड्रॉप डाउन में हम कैसे स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। तो बस जहां पे हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है वहां देन वी यूज सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। ओके, तो ये किससे यूज होता है, यूज टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑप्शन, यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम लिस्ट, ठीक है।
ऑप्शंस आर गिवन विद ऑप्शन टैग। ओके, जो भी ऑप्शंस है वो कैसे दिए जाएंगे, ऑप्शन टैग के थ्रू। और प्रॉपर्टी मल्टीपल डालने से हम मोर देन वन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इसमें मुझे सपोज स्टेट सेलेक्ट करना है तो मैं स्टेट ही डाल देती हूँ। देखिए यहाँ आप हेडिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो लेबल में भी एडिटिंग होती है, लेबल में भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी मैं पेज बनाऊंगी वेब पेज, उसमें आपको प्रॉपर एडिटिंग करके ही दिखाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले डिराइव सेलेक्ट, सेलेक्ट नेम दे देंगे। नेम हमें क्या देना है, देखिए यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन बना रहे हैं तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम इनपुट नहीं लेते, यहाँ हम लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट और नेम में हम देंगे ड्रॉप डाउन, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स अलग होता है, रिमेम्बर। ओके, देन मल्टीपल में मल्टीपल सेलेक्ट किया, मैं बिना मल्टीपल आपको अभी एक बार दिखा देती हूँ, फिर मल्टीपल भी लगा दिया। नेक्स्ट जितने भी ऑप्शन देने हैं वो मेरे आएंगे ऑप्शन टैग करना, ऑप्शन, और हर ऑप्शन की वैल्यू को स्पेसिफाई करना है मुझे। सपोज RAJ हो गया मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सेलेक्टेड लिखा है, सेलेक्टेड का मतलब है बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है बाय डिफॉल्ट वहां पे आप सेलेक्टेड लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने जो 4 ऑप्शन डाल दिए हैं, और बाय डिफॉल्ट मेरा जो सेलेक्ट है वो आएगा सिर्फ राजस्थान, बाकी में से मैं इसमें सेलेक्टेड हटा देती हूँ। ओके, देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखा रहा है, राजस्थान ऊपर दिखा रहा है। आप चाहे तो उसमें सेलेक्ट वन भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर्म्स में लिखा हुआ आता है ना, तो आप सेलेक्ट वन भी डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने सिंगल दिया है, मैंने क्या किया इसमें सिंगल दिया है, तो जहां मुझे सिंगल यूज करना है वहां पे मैं मल्टीपल नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो इसने बाय डिफॉल्ट राजस्थान को सेलेक्ट कर रखा है। मुझे यूपी पे क्लिक करा तो ये यूपी आ गया। अब देखिए इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं मल्टीपल। देखिए मल्टीपल से क्या हुआ, जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, जैसे आपने देखा होगा फॉर्म्स में स्टेट वाइज आता है तो स्टेट तो एक ही होगा, तो आप यूज करेंगे विदाउट मल्टीपल। लेकिन आपने कभी देखा होगा दो बॉक्स बने होते हैं, लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करके राइट साइड में मुझे जाना है, तो वहां पे वी यूज अ मल्टीपल। ओके, वो भी ड्रॉप डाउन ही होता है, पर वी कैन चूज। देखिए दो सेलेक्ट हो गए, तो मल्टीपल जब सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीपल। ओके, लेकिन आपको अगर एक ही सेलेक्ट करना है तो आप मल्टीपल को नहीं लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फाइल सेलेक्ट बॉक्स। देखिए फाइल सेलेक्ट बॉक्स हमारा तब यूज होता है जैसे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो मैं यूज करूंगी फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस। अब इसे हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले टाइप में मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ फाइल। ओके, ये टाइप जो है, ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने दे रखा है सबमिट, ये बटन का है। ओके, सिर्फ फाइल सेलेक्ट बॉक्स के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फाइल, टाइप इज इक्वल टू फाइल। और नेम में मैंने दे दिया फाइल अपलोड, और नेम मैंने दे दिया इसका फाइल अपलोड के लिए यूज हो रहा है, इसलिए फाइल अपलोड दे दिया। ठीक है, अब हमें एक एट्रीब्यूट का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है उसके अंदर हमें इसे बताना पड़ेगा कि किस टाइप की ये फाइल लेगा। ठीक है, अगर इमेज है तो इमेज दे देंगे, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट दे देंगे। ओके, सबमिट उसके आगे का बटन मैंने बना दिया कि भाई कि जैसे हमने फाइल को अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद हम बटन पे क्लिक करते हैं अपलोड, तो सेम मैंने सबमिट कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपलोड करने के बाद उसे सबमिट कर देगा। ओके, ठीक है, पहले हम ये सारे कंट्रोल्स देख लेते हैं, फिर इनको एक साथ कर लेंगे। अब देखिए क्लिकेबल बटन, सिंपल जैसे बटन अगर मुझे फॉर्म में इंसर्ट करना है देन वी यूज अ बटन। ठीक है, वी यूज द बटन, तो टाइप में मैं क्या दे दूंगी, बटन। वैल्यू दे दी, वैल्यू मतलब उस पर क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक मी, तो वो क्लिक मी पे क्लिक करेगा।
ठीक है। देखिए ऑन क्लिक वगैरह ये तो ये है इवेंट अगर हमें जनरेट करना है। अभी मैं इसके बाद जावास्क्रिप्ट के जो वीडियोस बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ऑन क्लिक का क्या मतलब है, कि जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो एक इवेंट जनरेट हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कि अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, अलर्ट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा एचटीएमएल। कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, ऑन क्लिक डालना जरूरी नहीं है। तो क्लिक नीचे मैंने क्लिक करा। ठीक है, और ये मेरा एक बटन है जिसकी वैल्यू है क्लिक में। अच्छा, एक और बटन बना दिया जिसमें मैंने ओके वैल्यू दे दी, उसका नाम भी दे दिया मैंने ओके। ठीक है, तो ये होता है क्लिकेबल बटन। अब इसके अलावा देखिए दो बटन होते हैं, सबमिट और रीसेट। इनकी खुद के फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। सबमिट जैसे क्लिक करा, मुझे इसको नहीं बताना कि ये क्या करेगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली से सबमिट कर देगा फॉर्म को। बस मुझे टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखना होता है। सेम ऐसे ही टाइप इज इक्वल टू रीसेट। रीसेट ये वैल्यू रीसेट करने के लिए काम आता है। मुझे रीसेट देना जरूरी है, मैं इसकी नाम और कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि इसका फंक्शन ही यही है कि इसे रीसेट कर देता है वैल्यूज को। ओके, जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं उस टाइम अगर मुझे रीसेट करना है, इट मीन मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने गलत डेटा डाल दिया तो मैं इसे रीसेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो है मुझे यहाँ सबमिट और रीसेट इन दोनों को स्पेसिफाई करना होगा। ऐसे टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट द एग्जाम्पल। ओके, चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो क्या बताया था, इनपुट। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू फाइल। अब मैं इसका नेम रख देती हूँ, नेम मैंने सपोज फाइल अपलोड ही रख देती हूँ, अपलोड। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी इसके अंदर कि हमें क्या लेना है, इसमें हमें लेना है एक्सेप्ट, मतलब ये किस टाइप के फाइल को एक्सेप्ट करेगा। मूव। ओके, ठीक है, एक्सेप्ट इतना से मैंने इमेज दे दी। देखिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी देते तो भी चलेगा, ये सारी फाइल्स को ले लेगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ पर्टिकुलर मुझे इमेज ही अपलोड करवानी है, देन वी यूज एक्सेप्ट। ठीक है, और मैं इससे इमेज दे दूंगी। एक मैं इसको बिना इसके भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो कोई भी फाइल ये एक्सेप्ट कर लेगा। दो फाइल बना लेते हैं हम इसके अंदर। पहले हम इसका टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द फाइल और सेलेक्ट योर पिक्चर कर देते हैं। सेलेक्ट योर, ओके, एक मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ। सेलेक्ट योर फाइल, सेलेक्ट योर फाइल। नाउ इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, नेम इक्वल्स टू फाइल टू अपलोड। बिना सब करे इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे एक बटन भी बनाना जरूरी है। अपलोड तो हो गया, अब सबमिट भी तो करना है हमें। बटन को इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। अब मैं बटन नहीं लूंगी, मैं सबमिट बटन लूंगी। ठीक है, अब ठीक है, टाइप इक्वल टू सबमिट लग गया, ये ऑटोमेटिकली इसका नाम सबमिट कर देगा। एक बटन ये हो गया और एक बटन में इसके आगे बना देती हूँ अपलोड नाम से। अब मुझे अपलोड नाम से बनाना है, इट मीन्स मैं सिंगल बटन बनाऊंगी। ठीक है, इनपुट टाइप, देखिए मैं जान बूझ के यहाँ पे सबमिट बटन बना रही हूँ और देखिए इसमें मैं एक माइनर सा चेंज कर रही हूँ इसके अंदर। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन बटन में डिफरेंस क्या है। वैल्यू, ओके, ओके बटन। एक मैं इसमें रीसेट भी डाल देती हूँ क्योंकि हमारा लास्ट कंट्रोल बस एक वो ही बचा है। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, सेलेक्ट योर पिक। ठीक है, तो इसमें मैं फाइल चूज कर रही हूँ। देखिए एक्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसका सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि बाय डिफॉल्ट मान लीजिए हमें सिर्फ इमेज सेलेक्ट करवानी है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, सिर्फ इमेज को ही सेलेक्ट करके रखेगा। देखिए चूज फाइल पे मैंने क्लिक करा, देखिए बाय डिफॉल्ट ये यहाँ क्या आ रहा है, सिर्फ इतना सा इसका यूज होता है एक्सेप्ट का। अदरवाइज आप एक्सेप्ट नहीं यूज करेंगे तो कोई सी फाइल खा लेगा। तो इमेज फाइल आ रहा है बाय डिफॉल्ट, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इमेज फाइल आया क्योंकि मैंने वहाँ पे इमेज दिया था। अगर मैं डॉग दूंगी तो डॉग फाइल शो करेगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज ले ली, ओपन करा, ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया फाइल। यहाँ पे मैं देखिए कुछ भी फाइल ले सकती हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑल फाइल। बस एक्सेप्ट बताने का सिर्फ मेरा इतना सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि एक्सेप्ट में मैं जो भी स्पेसिफाई करती हूँ, इमेज है, डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे सिर्फ वही शो होगा। लेकिन मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं दिया तो वहाँ पे ऑल फाइल्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई भी एक फॉर्म ले लेती हूँ, सपोज HTML2 को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने फाइल लिया था टाइप, ओके, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के नाम चेंज करे। यहाँ पे मैंने ऐसा इमेज दिया तो बाय डिफॉल्ट इसने इमेज ही खोली थी। ठीक है, अब देखिए सबमिट बटन, सबमिट बटन की अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लिखेगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी अपलोड, तो इसने क्या किया, अपलोड लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने वैल्यू नहीं दी थी तो इसने यहाँ इस जगह क्या करा, सिर्फ सबमिट लिख दिया। ओके, मैं इसे यहाँ पे एक बार सही से लिख देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बटन दिया अपलोड का, सबमिट की जगह बटन यूज करो। ओके, वैल्यू मैंने अपलोड लिख दी, इट मीन इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई आएगी, अपलोड। ओके, मैं फाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ, बाय डिफॉल्ट इमेज फाइल आ रही है, ओपन। ठीक है, आपने शायद नोटिस नहीं भी किया हो, जब मैंने यहाँ पे सबमिट बटन दिया था तो ये इसे क्लियर कर रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबमिट बटन दिया तो ये इसे क्या कर रहा था, क्लियर कर रहा था। इट मीन्स ये यहाँ पे इसे शो नहीं कर रहा था। मैं एक बार आपको फिर करके दिखा देती हूँ। देखिए टाइप इज इक्वल टू बटन की जगह अगर मैं यहाँ पे करती हूँ सबमिट, देखिए बहुत माइन्यूट सा चेंज है, आप एक बार नोटिस कीजिएगा। यहाँ मैंने सबमिट करा तो इसने क्या किया, चूज फाइल, पिक ले लिया मैंने, ओपन। अब देखिए अपलोड, अपलोड करते ही क्या हुआ, नो फाइल चूजन। क्यों हुआ, क्योंकि सबमिट का अपना एक फंक्शन होता है, रीसेट का भी अपना एक फंक्शन होता है, ये इनबिल्ट है, हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हियर वी डू नॉट यूज द सबमिट बटन, क्योंकि हमें सबमिट तो करना नहीं है, हमें तो अपलोड करना है, तो हम करेंगे सिंपल बटन यूज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बटन का यूज कहाँ करेंगे, सबमिट कहाँ करेंगे, रीसेट कहाँ करेंगे। तो मैंने यहाँ बटन किया, ठीक है, तो इसने क्या किया था, बटन के केस में, बटन के केस में अगर मैंने फाइल को चूज किया था तो इसने इसे अपलोड कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेम ऐसे अगर मैं रीसेट करती हूँ और पहले तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेती हूँ। राइट, ये आ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड की फॉर्म में, सबमिट में भी हो गया। ठीक है, ये देखिए कैसे चला गया, यू का नेम मेरा ARP हो गया, पासवर्ड ये डाला है मैंने, जनरल ये। अब मैं इसे आपको एक बार, लेकिन गाइस इसमें है ना मेथड डालना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता। फाइल चूजन, अब मैं इसे कर देती हूँ reset। ठीक है, तो रीसेट से क्या हो गया, फॉर्म क्लियर हो गया। गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि मैंने सारे टैग्स का यूज कर लिया है, इसमें बहुत सारे टैग होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टैग में कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक साइट बनाएंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट टैग का यूज करके उनके एट्रीब्यूट्स को भी यूज करेंगे, डिजाइनिंग भी प्रॉपर करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक साइट। Okay guys, bye bye, see you soon in my next video.